हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्लास 10वीं का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक विज्ञान के बारे में बताने जा रहा हूं, जबकि चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो हमें रासायनिक अभिक्रिया को समझने से पहले अभिक्रिया समझना होगा कि वास्तव में अभिक्रिया होता क्या है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है रिएक्शन। समझिएगा इसको सामान्य तौर पे। मान लीजिए कोई पदार्थ हो और उस पदार्थ की संगठन और उसकी संरचना और उसके गुण में यदि परिवर्तन हो रही है तो हम समझेंगे कि अभिक्रिया हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, रिएक्शन शब्द बहुत फेमस है। जो लोग एक दिन भी विद्यालय नहीं गए हैं, विद्यालय का चेहरा नहीं देखे हैं, फिर भी उनके मन में कहीं ना कहीं ऐसा शब्द आ जाता है, रिएक्शन। रिएक्शन हो जाएगा, क्या रिएक्शन होगा, ऐसा शब्द निकालते हैं। आज हम उसी रिएक्शन के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बताया कि मान लीजिए मेरे पास कोई पदार्थ है, ये पदार्थ है ना। तो पदार्थ कह रहा कि पदार्थ की संगठन, इसकी संरचना और इसके गुण में यदि परिवर्तन हो रही है तो हम समझेंगे क्या हो रहा है, अभिक्रिया हो रहा है। आइए देखिए कैसे। हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल करते हैं। मान लीजिए हमने इस पॉलीथीन को जलाया। ध्यान से देखिएगा, इस पॉलीथीन को हमने क्या किया, इस पॉलीथीन को जलाया। देखिए कुछ ना कुछ इसके संरचना में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। क्लियर हो गया। इसकी बनावट में जो है परिवर्तन हुआ, तो हम समझेंगे कि यहाँ पर अभिक्रिया हुआ है। कैसे हुआ है? क्योंकि ये जब हमने माचिस की तीली जलाया तो जला क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन आके मिल गया है और ऑक्सीजन मिलने के कारण यह जला है, और जलने के कारण देखिए इसकी आकार चेंज हो गई। क्लियर हो गया। इसी प्रकार हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ये बीकर है, इस बीकर में हमने ऐसे जल डाला। ठीक, अब जल डालने के बाद हम देखेंगे परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए इस बीकर में हमने देखिए पदार्थ डाल दिया। देखिए ये रंग चेंज हो गया कि नहीं हो गया? हो रहा ना चेंज? अच्छे से समझेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। परिभाषा याद करने की जरूरत ही नहीं रहेगी, बस आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल देख लीजिए। देखिए बिल्कुल चेंज हो गया कि नहीं हो गया? अभी इसके पहले कैसा था? कलर दूसरा था, है ना। और अब मैंने इसमें रंग डाल दिया, रंग डालने पर क्या हुआ? परिवर्तन हो गया। ये भी एक प्रकार का क्या हुआ? अपक्रिया ही हुआ। क्या हुआ? अपक्रिया हुआ। तो इसमें मैंने बोला कि इसकी जो संगठन थी, जो इसकी संरचना थी, इसकी जो गुण थी, अब इसकी गुण पूरा बिल्कुल क्या हो गया? चेंज हो गया। तो किसी पदार्थ की संगठन और संरचना और गुणों में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? अभिक्रिया कहते हैं, जैसा कि लिखे हैं। तो किसी पदार्थ के संगठन, संरचना तथा गुणों में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार अब समझिए क्या है कि अभिक्रियाएं जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक नाभिकीय अभिक्रिया होती है और एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। हम समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया और नाभिकीय अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो इन दोनों को मैंने यहाँ अंतर स्पष्ट किया, 3 अंतर स्पष्ट किया। नाभिकीय अभिक्रिया क्या होता है कि इस अभिक्रिया में परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं। मतलब जो नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं उसमें कहा जा रहा कि परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं, जबकि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु की बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। ठीक, दूसरा अंतर है कि एक प्रकार के परमाणु दूसरे प्रकार के परमाणु में बदल जाते हैं। एक प्रकार के परमाणु दूसरे प्रकार के परमाणु में बदल जाते हैं। ठीक, इसमें कहा जा रहा कि परमाणु के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आगे दिया है परमाणु के संगठन, संरचना तथा गुणों में परिवर्तन। आगे यहां लिखा है अणु के संगठन, संरचना तथा गुणों में परिवर्तन। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि
कैसे ये तीनों सही हैं और इसके तीनों भाग सही हैं। तो हमने ले लिया हाइड्रोजन के समस्थानिक। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3 होता है। तो इन तीनों 1H1, 1H2 और 1H3 ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। कितने समस्थानिक हैं? 3 समस्थानिक हैं, जिसमें से हम 2 समस्थानिक को लेते हैं, जिसमें से 2 समस्थानिक, एक आपका है 1H2 प्लस 1H3। 1H2 को बोला जाता है ड्यूटेरियम, क्या बोलेंगे? ड्यूटेरियम। और 1H3 को बोला जाता है ट्राइटियम। तो 1H2 प्लस 1H3 इक्वल टू 2He4 प्लस 0N1। क्लियर हो गया? अब यहां पर हमें मिलाना है ये जो हाइड्रोजन संकेत दिया है, हाइड्रोजन के यानी तत्व के संकेत के जो नीचे लिखा होता अंक वो होता है परमाणु क्रमांक, और तत्व के ऊपर जो अंक लिखा होता वो होता परमाणु भार। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1 और 1 कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। इधर देखिए 2 और प्लस 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ गया, मतलब बराबर है। आइए परमाणु भार को चेक किया जाए। 2 प्लस कितना होगा? 2 प्लस 3 बराबर 5 होगा, और यहाँ 4 प्लस 1 बराबर कितना होगा? 5 होगा। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक। अब देखिए ये जो आप लिखे हो ना, अब इसी समीकरण के द्वारा आपको ये तीनों पॉइंट स्पष्ट समझ में आ जाएगा। पहला लिखा, इस अभिक्रिया में परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं। देखिए ये जो है 1H2 1H3 है, ये परमाणु है, और ये जो परमाणु है ये नाभिक में भाग लेते हैं। कहाँ लेते हैं? नाभिक में। जब कोई उत्पाद होता है, जैसे 2He4 बना है, तो कैसे बना है ध्यान दीजिएगा। 1H2 1H3 है, तो ड्यूटेरियम और जो ट्राइटियम है ये दोनों जो होते हैं परमाणु के नाभिक में भाग लेते हैं, और जब किसी के परमाणु के नाभिक में भाग लेते हैं तो वहां पर क्या बनता है? हीलियम बनता है। पहला पॉइंट तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक। दूसरा कहा जा रहा है कि एक प्रकार के परमाणु दूसरे प्रकार के परमाणु में बदल जाते हैं। ये देखिए दोनों एक ही प्रकार के परमाणु हैं, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, एक ही प्रकार के परमाणु है, लेकिन जब इसका प्रोडक्ट बना, उत्पाद बना, तो देखिए यहाँ पर He हो गया, मतलब दूसरे प्रकार के परमाणु बन गए। यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक प्रकार के परमाणु हैं, तो एक प्रकार के परमाणु जब आपस में संयोग करते हैं तो एक दूसरी परमाणु का क्या होता है? निर्माण होता है। इसी को कहा जाता है नाभिकीय अभिक्रिया कहा जाता है। क्लियर हो गया? फिर तीसरा देखो, परमाणु के संगठन, संरचना तथा गुणों में परिवर्तन। इस परमाणु जो हाइड्रोजन परमाणु है, इस हाइड्रोजन परमाणु के संगठन मतलब होता है कि किन किन चीजों से मिलकर बना है। इसकी हाइड्रोजन की संरचना कुछ अलग होगी, इसकी गुण कुछ अलग होगी, और उत्पाद में ध्यान दीजिएगा हीलियम की जो संगठन है वो अलग है, संरचना इसके हाइड्रोजन से बिल्कुल अलग है, और गुण भी हाइड्रोजन से क्या है? बिल्कुल अलग है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जो है आपका धातु होता है, तो ये धातु का गुण देगा, और हीलियम आपका अक्रिय गैस है, ये गैस का गुण देगा। तो इससे स्पष्ट चलता है कि इसके गुणों में भी क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। हाइड्रोजन की संरचना देखेंगे तो इससे बिल्कुल अलग होगा, तो यहां भी पता चल गया कि यह नाभिकीय अभिक्रियाएं हैं। क्लियर? अच्छा, यही जो रिएक्शन है ये रिएक्शन सूर्य में होता है। किस में होता है? सूर्य में होता है। और सूर्य में बोला जाए कि सूर्य में ऊर्जा कैसे तैयार होती है, सूर्य में ऊर्जा कैसे बनती है, तो यही है कि हाइड्रोजन के 2 समस्थानिक लेते हैं, ड्यूटेरियम और ट्राइटेनियम, ये दोनों उस परमाणु के नाभिक में भाग लेते हैं, परमाणु के नाभिक में भाग लेकर हीलियम का निर्माण कर देते हैं, जिससे सूर्य में क्या तैयार हो जाती है? ऊर्जा तैयार हो जाती है। शायद आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार अब यहां पर एग्जांपल लेकर हम समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास है जिंक ऑक्साइड प्लस H2SO4, जिंक ऑक्साइड प्लस क्या है? H2SO4 है, इक्वल टू जो है, इसमें ध्यान दीजिएगा इसका रिएक्शन कैसे होगा। आप पढ़े होंगे कम क्रियाशील और अधिक क्रियाशील
तत्व है। उच्च सक्रियता श्रेणी में आपको पढ़ाएंगे। फिर भी यहाँ पर समझ लीजिए कि जब कोई अणु बनता है तो धनावेश और ऋणावेश दोनों आपस में मिलता है। तो ऑक्सीजन ऋणावेश है और हाइड्रोजन क्या है, धनावेशित है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन को त्यागता है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है। ठीक, ये आपको पीछे वीडियो में पता चल जाएगा। जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे, उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे आपको भी पता चल जाएगा कि कौन सा तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है और कौन सा तत्व इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है। ठीक है, जो ग्रहण करता है वो ऋणावेशित, जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है वो धनावेशित। तो यहां पर हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को एक साथ क्रिया करवाएंगे। तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड था, इसमें से ऑक्सीजन ले लिए, H2SO4 में से हमने क्या ले लिया, हाइड्रोजन ले लिया। ये दोनों मिल जाएंगे जल, ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, जल बन जाएगा। आगे फिर देखिए क्या बचा आपका, ZnSO4, ZnSO4 हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब जरा इस समीकरण के अनुसार इसको मिलाइए, देखिए वह स्पष्ट होगा। इस अभिक्रिया में, ये अभिक्रिया है, ये क्या है, अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में परमाणु की बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, भाग लेते हैं। तो परमाणु की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन इस पर -2 ग्रहण करेगा और इस पर क्या होगा, +2 होगा। तो ये बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। क्लियर हो गया। आगे कह रहा कि परमाणु के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखिए कैसे, यहाँ पर जिंक था तो यहाँ पर भी जिंक है, यहाँ ऑक्सीजन है तो इसमें भी ऑक्सीजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है तो इसमें भी हाइड्रोजन है, सल्फर है, सल्फर है। कोई दिक्कत इसमें, इसमें परमाणु चेंज ही नहीं हुआ, परमाणु में कोई परिवर्तन नहीं होता। जबकि यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन था, यहाँ पर क्या हो गया, हीलियम हो गया, है ना। तो जहाँ परमाणु का चेंजिंग हो रहा है तो वहां नाभिकीय हो गया, जहां परमाणु का चेंजिंग नहीं हुआ वो क्या हो गया, रासायनिक हो गया। ठीक, तीसरा जरा देखिएगा, परमाणु के रूप में अणु के संगठन संरचना तथा गुणों में परिवर्तन। इसके अणु के संगठन संरचना तथा गुणों में परिवर्तन हो रहा। कैसे, ध्यान दीजिए, यहाँ पर ZnO था, जिंक ऑक्साइड अणु बना था, लेकिन जाके यहाँ पर देखिए H2O अणु बन गया, ZnSO4 बन गए अणु। कोई दिक्कत इसमें, मतलब इसमें परमाणु के संगठन संरचना गुण में परिवर्तन होती है, तो इसमें अणु के संगठन संरचना तथा गुणों में परिवर्तन होती है। हमने आपको भी ऊपर ही बताया कि पदार्थ है, तो इसमें परमाणु भी क्या है, एक पदार्थ है, अणु भी क्या है, एक पदार्थ है। तो स्पष्ट है कि नाभिकीय अभिक्रियाओं में जो परमाणु होते हैं और रासायनिक अभिक्रियाओं में जो अणु होते हैं, इन दोनों के संगठन और संरचना और गुणों में परिवर्तन होती है। इसलिए आप कह सकते हैं कि परमाणु और अणु दोनों पदार्थ होते हैं। ठीक, क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं कि अब ये सब समझने के बाद हमें समझना है रासायनिक अभिक्रिया। क्या समझना है, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया को इंग्लिश में कहा जाएगा केमिकल रिएक्शन कहा जाएगा। लेकिन हम केमिकल रिएक्शन से पहले आपको कुछ और इसमें समझाना चाहते हैं कि इनको पढ़ने से पहले और क्या जानकारी लेना चाहिए। देखिए, एक सिंपल सी बात है कि रासायनिक अभिक्रिया को अच्छे प्रकार से समझने के लिए कोई भी टीचर यदि पढ़ा रहा है कोई भी चीज़ें, तो उसको ध्यान से सुनना चाहिए, है ना, कि हमें कौन सी पहले कड़ी पढ़ना है तो हमको अगली कड़ी उसको पता चल जाएगा। देखिए, सबसे पहले आप सुनिए ध्यान से, हमारे आसपास अनेक परिवर्तन घटित होती है। सही बात है ना। हमारे आसपास जैसे हम कहीं खड़े हो जाते हैं तो वास्तव में कभी कभी ऐसा होता कि कहीं पर मैं खड़ा हो गया, हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे परिवर्तन होते रहते जो हम अपने आंखों से देखते हैं। क्लियर हो गया ना। तो वो जो परिवर्तन होती है वो परिवर्तन दो प्रकार की होती है, एक भौतिक परिवर्तन होती है और एक रासायनिक परिवर्तन होती है ना। तो मेरे नज़र के सामने बहुत सारे ऐसे परिवर्तन हुए हैं और आपके सामने भी बहुत सारे ऐसे परिवर्तन होंगे। अभी जब हम बताएंगे तो आप कहेंगे हाँ सही, ये बात सत्य है कि हमारे सामने ये चीज़ घटित हुआ है, ये परिवर्तन हुआ है। परंतु आप देखे भी होंगे लेकिन उस समय आपका विचार भाव उस समय नहीं गया होगा केमिस्ट्री पर कि ये कौन सी परिवर्तन हुआ है। लेकिन आज जब हम पढ़ा देंगे आपको तो शायद आपको पता चल जाएगा कि जब वह घटना आपके सामने घटित होगा तुरंत आप स्पष्ट
बता देंगे कि यह भौतिक परिवर्तन है और ये रासायनिक परिवर्तन है। तो आइए समझते हैं। देखिए, पहला परिवर्तन क्या दिया है? भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन को सिंपल जान लीजिए, हम आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके बताएंगे भी कि, और उससे आपको स्पष्ट पता चल जाएगा। लेकिन पहले आप स्टेटमेंट देख लीजिए, क्या कह रहा है कि वे परिवर्तन जिनमें केवल पदार्थ के भौतिक अवस्था, आकार को परिवर्तित करता है परंतु रासायनिक संगठन गुणों पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। इसका मतलब फिर से समझिएगा, वे परिवर्तन जिनमें केवल पदार्थ के, जिनमें केवल क्या करा, पदार्थ के भौतिक अवस्था, आकार को क्या करता है, परिवर्तित करता है, परंतु उसके रासायनिक संगठन और गुणों पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। मतलब जो पदार्थ है उस पदार्थ के भौतिक अवस्था को परिवर्तित कर देगा। क्लियर समझ में आ रहा है? उस पदार्थ के भौतिक अवस्था को परिवर्तित कर देगा, उसके आकार को परिवर्तित कर देगा, परंतु उसके रासायनिक संगठन और गुणों में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे परिवर्तन को हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। सिंपल सी बात है कि अगर हमारे पास ये पेज है, क्या है, पेज है, सफेद कलर का पेज है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पेज को देखिए, पेज का इतना बड़ा आकार है कि नहीं है। इस पेज को यदि मैंने ऐसे दो टुकड़ा कर दिया, परिवर्तन हुआ है, इसके आकार में परिवर्तन हुआ है। क्या इसमें कोई रासायनिक परिवर्तन हुआ? क्या इसमें कोई रासायनिक प्रभाव डाला? नहीं डाला ना। तो ऐसे परिवर्तन, कागज का फाड़ देना कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। आकार पहले ऐसे था, जैसे मैंने दो टुकड़ा कर दिया तो देखिए, पहले बड़ा जब था तब भी सफेद है, टुकड़ा किया तब भी सफेद है। फिर एक टुकड़ा और हम कर देते हैं, देखिए अब 4 टुकड़े हो गए, फिर भी क्या है, वही चीज है ना। मतलब सफेद तब भी रहा कि नहीं रहा, लेकिन आकार में चेंजिंग हो रहा है। तो किसी का मतलब ऐसे वस्तु हमने देखा है, हमने ऐसे अपने सामने बहुत सारे वस्तु को देखा है कि उसको तोड़ के टुकड़ा टुकड़ा कर देते हैं, फाड़ डालते हैं, चीर डालते हैं, लेकिन क्या होता है कि उसकी आकार में तो परिवर्तन हो जाता है, लेकिन उसके रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होती है। ऐसे परिवर्तन को हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और एक चीज प्रैक्टिकली देखिए, गुड़ यदि इसको हम अगर अपने जीभ पे रख के चखेंगे ऐसे, तो इसका स्वाद जो अभी इस वक्त मुझे मिल रहा है वही रहेगा, और इसको टुकड़ा यदि कर देते हैं तब भी चखेंगे, वही गुण हमारा रहेगा, वही स्वाद रहेगा। तो ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। क्लियर हो गया ना। और भौतिक परिवर्तन को और दूसरे तरीके से समझना होगा, तो आप कह सकते हैं कि उसको मूल पदार्थ यानी जो चीड़ फाड़ के बराबर कर दिए तो कई टुकड़े हो गए ना, तो ये नया बना कि नहीं बना, इसको फिर जोड़कर फिर हम क्या कर सकते हैं, अपने मूल अवस्था में आ सकते हैं। ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। तो इस तरह हमने भौतिक परिवर्तन समझ गया। ठीक, अब इसी प्रकार हमें और भी प्रैक्टिकली करके दिखाना चाहिए आपको। देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए हमारे पास बर्फ का टुकड़ा है। क्या है, बर्फ का टुकड़ा है। अब उस बर्फ के टुकड़े को यदि हम धूप में रख दें, क्या करें, धूप में रख दें, तो बर्फ के टुकड़े को जब धूप में रखेंगे तो धीरे धीरे वह ताप पाकर वो पिघलने लगेगा। मतलब एक तरह से वह लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, जल बन जाएगा। तो बर्फ से जल बन गया, क्या फिर जल से बर्फ नहीं बनेगा? बनेगा। तो इसको कौन सा परिवर्तन बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? भौतिक परिवर्तन बोलेंगे। बस आप अच्छे से समझते चलिएगा ताकि आराम से आपको समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर बर्फ लिखा, बर्फ। अब बर्फ से पानी, फिर पानी से बर्फ, बनेगा कि नहीं बनेगा? पक्का बनेगा। तो पहले बर्फ था, फिर पानी बना, फिर पानी से क्या बन गया? बर्फ बन गया। एक कैसा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन है। मतलब बिगड़ कर फिर अपने मूल अवस्था में आ जाए, तो ऐसे परिवर्तन को हम बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। इसलिए इसके एग्जाम्पल होते हैं। अगर आपको ये शॉर्ट स्क्रीन लेना तो ले लीजिए, क्योंकि इसको मैं मिटकाने जा रहा हूं, क्योंकि इसका भी एग्जाम्पल हम समझाने जा रहा हूं। इसको उतार लीजिए, हो गया।
चलिए ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पर लिखा बर्फ, क्या लिखा? बर्फ। और बर्फ से क्या बन गया? पानी बन गया। और फिर पानी से क्या बनेगा? बर्फ बनेगा, पक्का बनेगा। तो जानिए कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। कैसा परिवर्तन हो गया? भौतिक परिवर्तन हो गया। क्लियर हो गया? तो यहां पर आपका पहला एग्जाम्पल मिल गया, बर्फ का गलना। बर्फ का गलना, ठीक। और फिर बर्फ गल गया, पानी बन गया, फिर पानी से बर्फ बना, तो इसको क्या बोलेंगे? बर्फ का जमना, है ना? बर्फ का गलना, बर्फ का जमना, ठीक। क्लियर हो गया? तो बर्फ का गलना, बर्फ का जमना फिर हो गया, ये भौतिक परिवर्तन हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। इसके बाद आपके सामने और आता है जल का वाष्पीकरण। जल का वाष्पीकरण, ये भी सही है। जल का वाष्पीकरण होता है, जल को हम गर्म करेंगे तो वाष्प बनेगा, वाष्पीकरण करने के बाद फिर हम उसको जल में ला के कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी जल का वाष्पीकरण अपने मूल अवस्था में फिर आ सकता है। ऐसे परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन। तो एग्जाम्पल ये सब याद होना चाहिए, बर्फ का गलना भौतिक परिवर्तन, बर्फ का जमना भौतिक परिवर्तन, जल का वाष्पीकरण क्या होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। क्लियर हो गया ना? इनके लेकिन रासायनिक गुणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सिंपल सी बात है, केवल भौतिक अवस्थाओं पे। कैसे? क्योंकि बर्फ का टुकड़ा ठोस था। बर्फ का टुकड़ा क्या था? ठोस था। लेकिन जब पानी बना तो ये क्या बन गया? लिक्विड बन गया। अब फिर लिक्विड से फिर ठोस बन जाएगा, तो इसके अवस्था में परिवर्तन होगा और आकार में भी परिवर्तन होगा, क्योंकि इसकी आकार इस तरह थी लेकिन जाकर लिक्विड में छोटे छोटे कण में बटा कि नहीं बटा, तो इसका अवस्था और आकार परिवर्तन होता है, लेकिन इसके रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होती है। तो भौतिक परिवर्तन आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा फिर आपको एक और एग्जाम्पल बताते हैं कि मोमबत्ती का पिघलना, सॉरी मोमबत्ती का पिघलना। मोमबत्ती का पिघलना भी क्या है? भौतिक परिवर्तन है। लेकिन अगर मोमबत्ती को जला दिया जाए, तो मोमबत्ती जलाएंगे तभी तो पिघलेगा। तो अभी जब हम रासायनिक पढ़ाएंगे तब इसके बारे में बताएंगे, मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का जलना, कौन सी अभिक्रिया होती है। ठीक, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं रासायनिक परिवर्तन पे। किस परिवर्तन पे? रासायनिक। अब लिखे हैं यहां पर, इसी से रिलेटेड है कि वे परिवर्तन जिनमें केवल पदार्थ के भौतिक अवस्था आकार का परिवर्तन होता है परंतु रासायनिक संगठन गुणों पर कोई प्रभाव नहीं डालता, जबकि कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो पदार्थ के रासायनिक संगठन गुणों को परिवर्तित कर देता है। रासायनिक संगठन गुणों को क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। कैसे? देखिए यहां पर अच्छे से समझिएगा, इसका भी हम एक प्रयोग करेंगे, इस प्रयोग को आराम से देखिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा आपको। चलिए, इस समय एक सफेद कागज है, क्लियर हो गया ना? और सफेद कागज है, इसको मैं आपको, अगर मैं इतना बड़ा आकार है तो इसको फाड़ दिया, सफेद का सफेद ही रहा, इसका मतलब ये भौतिक परिवर्तन। यदि इसको मैं माचिस की तीली से, माचिस की तीली से इसको हम क्या करें? जला दें। अब देखिए ये जल रहा है ना, जल कर देखिए कैसे सिकुड़ रहा है, राख बन रहा है ना? अब ये राख बन गया, क्या बन गया? राख। ये राख बन गया, देखिए क्या बन गया? राख। ध्यान दीजिए, ये राख बन गया, देखिए ये राख बन गया। स्पष्ट तो नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये देखिए राख बन गया, बन गया ना? अब ये राख बन जाने के कारण ये कैसा परिवर्तन हो गया? ये आपका रासायनिक परिवर्तन हो गया। अब ये राख बना है, क्या मैं कागज बना सकता हूं? नहीं बना सकता हूं। मतलब बिगड़ गया तो बिगड़ ही गया, फिर बना नहीं। तो जो बिगड़ गया
फिर नहीं बना तो रासायनिक परिवर्तन, और जो बिगड़ गया था फिर बन गया तो भौतिक परिवर्तन। सिंपल जाने रहिए, यही है आपका रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। ठीक है, क्लियर हो गया ना, समझ में आया कि नहीं आया आपको? तो इस तरह हमने आपको बता दिया कि रासायनिक परिवर्तन क्या होती है। इसके भी कुछ एग्जाम्पल हैं, कुछ क्या बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जितना बताया जाए उतना कम ही पड़ेगा। रासायनिक परिवर्तन, ये ध्यान रहे आपका, ये भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। अब हम चलते हैं रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। रासायनिक परिवर्तन का क्या है, उदाहरण है। चलिए रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण समझेंगे हम लोग अच्छे से। इसमें पहला पॉइंट उदाहरण होता है दूध का फटना। दूध का फटना, यदि दूध फटा है तो निश्चित है रासायनिक परिवर्तन हुआ है। समझ में आया? दूसरी पॉइंट, लोहे पर जंग लगना। लोहे पर क्या लगना, जंग लगना। ये भी कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। क्योंकि लोहे पर जंग लगा तो क्यों लगा, क्योंकि लोहे पर नमी ऑब्जर्व किया होगा, है ना, और नमी के कारण लोहे पे धीरे धीरे क्या लगने लगता है, जंग लगने लगता है, सड़न होने लगता है। तीसरी पॉइंट होता है दही का जमना। इसमें भी रासायनिक परिवर्तन हुआ, तभी हुआ है क्योंकि दही जब बन गया तो दही से क्या दूध बना लेंगे, क्या नहीं बनाएंगे। दूध फट गया तो फटा हुआ दूध को फिर दूध बना लेंगे, क्या सही नहीं बन पाएगा। लोहे पे जंग लग गया, क्या जंग से फिर लोहे प्राप्त कर लेंगे, नहीं ना, मतलब बिगड़ गया फिर नई चीज बनने वाला नहीं है। चौथा पॉइंट इसमें समझिए, चौथा पॉइंट किण्वन। किण्वन, किण्वन मतलब होता है कि सड़ाया जाता है किसी चीज को। जैसे मैदा है तो मैदे को 2 से 3 दिन तक सड़ाया जाता है, तब जाके जलेबी सही रूप से तैयार होता है। उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, मैदे को 2 से 3 दिन तक सड़ाया जाता है, उसमें कीड़े पड़ते हैं, तब जाके वो सही रूप से किण्वन होता, सही रूप से जलेबी बनता है। ठीक, तो ये किण्वन, उसमें भी रासायनिक अपक्रिया हुआ, सॉरी रासायनिक परिवर्तन हुआ। इसके बाद परमाणु विस्फोट होता है। परमाणु विस्फोट, परमाणु विस्फोट, इसमें भी रासायनिक परिवर्तन होगी। ये सब एग्जाम्पल आप तैयार कर लीजिएगा, हो सकता बहुविकल्पी में आपसे पूछ ले। 5वां नंबर आपका आता है इसमें फलों का सड़ना। फलों का सड़ना, जितने भी फल हैं सब फल यदि सड़ गए तो जानिए कौन सी परिवर्तन हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ। इसी प्रकार आपका एग्जाम्पल आता है भोजन का पचना। भोजन का पचना, भोजन का पचना भी कैसा है, रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन के कारण ही हमारा भोजन पचता है, वहाँ पर भौतिक परिवर्तन नहीं होता है। आई होप आपको भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा कि वास्तव में क्या होता है। ठीक, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया हमने समझ गया है ना, नहीं सॉरी, अभी तो हमने क्या पढ़ा, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। अब इसके बाद पढ़ेंगे क्या, रासायनिक अभिक्रिया। इसको नोट करना है तो कर लीजिए, शार्ट स्क्रीन लेना है तो शार्ट स्क्रीन कर लीजिए। देखिए अब हम लोग अध्ययन करेंगे रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग जैसे अभिक्रिया पढ़े हैं ना, अब आ गया रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में क्या है कि वह अभिक्रिया जिनमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का क्या करता है, निर्माण करता है, उसे हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। देखिए लिखा है वह अभिक्रिया जिनमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का क्या करता है, निर्माण करता है, उसे हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हो गया ना। जैसे आपके यहाँ जब आप घर पे कोई भोज्य पदार्थ बनाते हैं, जैसे दाल ही ले लीजिए या सब्जी ले लीजिए, तो दाल जब बनाते होंगे तो दाल में मतलब पानी होता है, फिर दाल डालते हैं, फिर हल्दी डालते हैं, फिर नमक डालते हैं, तो उसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिला कि नहीं मिला। और जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर
उसमें एक नए पदार्थ का निर्माण कर देता है, तो पूरा टोटल क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो देखिए उसी चीज को हम लोग एक एग्जाम्पल लिए हैं कि मैग्नीशियम धातु को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है। मैग्नीशियम धातु भी पेपर में बोल सकता है, मैग्नीशियम रिबन भी कह सकता है, मैग्नीशियम का फीता भी कह सकता है। तो आप लोग दोनों पॉइंट समझे रहिएगा कि मैग्नीशियम धातु को हम रिबन भी बोल सकते हैं। तो मैग्नीशियम धातु को कहाँ कह रहा है? वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है। तो इसको कैसे समझना है? तो ये तो हो गया एक रासायनिक अभिक्रियाओं का ये जो है वाक्य है, रासायनिक अभिक्रियाओं का ये क्या है? वाक्य है। इस वाक्य को यदि हम प्रतीकों और सूत्रों के द्वारा प्रदर्शित कर देना तो वह बन जाएगा रासायनिक समीकरण। देखिए कैसे, ये पहले मैग्नीशियम लिखा है, तो मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है? Mg होता है, Mg हो गया। ठीक, आगे लिखा वायु, तो मैं बोला था वायु को किसमें, यानी वायु जब दिया रहे तो क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन, तो प्लस हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, है ना। अब इसको कह रहा जलाने पर, तो जलाने का चिन्ह यहाँ पर डेल्टा लग जाएगा। ठीक, अब मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब सिंपल जानिएगा, जब किसी धातु को हम जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो आगे जाके बनता है धात्विक ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइड कैसे? धात्विक ऑक्साइड, धात्विक बोलें तो धातु रहेगा, ऑक्साइड बोलें तो ऑक्सीजन रहेगा। तो देखिए यहाँ पर धातु है कि नहीं? Mg जो है धातु है, ऑक्सीजन जुड़ा है, तो बोलेंगे धात्विक ऑक्साइड बोलो या बोलो मैग्नीशियम ऑक्साइड बोल दो। बात समझ में आया ना? अच्छा, अब ये जो दिया गया स्टेटमेंट जो वाक्य वाला दिया, यानी रासायनिक अभिक्रियाओं का जो वाक्य लिखा था, इस वाक्य को मैंने प्रतीकों और सूत्रों के द्वारा प्रदर्शित कर दिया। अब ये प्रदर्शित करके जो ये निकाय बना है, ये पूरा टोटल कहलाता है रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण बनने के बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि ये दोनों पक्ष बराबर है कि नहीं है। मतलब ये जो MgO बना है, इसको बनने वाले को बोलते हैं उत्पाद, और जो मिले हैं आपस में इसको बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। अभिकारक हो गए। ठीक, अब अभिकारक और उत्पाद के दोनों तरफ हम लोग प्रत्येक तत्व के परमाणुओं को बराबर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे अधिक ऑक्सीजन कितना है? 2 है, इधर ऑक्सीजन कितना है? 1 है, तो इसके आगे 2 लिख देंगे, बराबर हो गया। लेकिन एक बराबर हुआ, एक बढ़ गया, Mg 2 है, Mg के आगे 2 है, तो Mg 2 है, तो इसके आगे कितना हो गया? 2। अब ये हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। क्लियर हो गया ना? तो ये हमें समझाता है कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे होता है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? अब हमें समझना है कि क्वेश्चन आपका है रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है? रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है, हमसे पूछा जा रहा है रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है? क्यों होती है? रीजन बताइए क्यों होती है। सिंपल सी बात है कि अभिकारक तो मुझे समझ में आ गया। अभिकारक की जो ऊर्जा है, अभिकारक की क्या है? ऊर्जा है। जब हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाए हैं तो मिलाने पर कुछ ना कुछ तो इसकी ऊर्जा होगी। जैसे मेरी शरीर है, तो क्या मेरे शरीर में कोई ऊर्जा नहीं है? मेरे शरीर में ऊर्जा है, और यह ऊर्जा कैसी है? स्थितिज ऊर्जा है। कैसी है? स्थितिज ऊर्जा। इसी प्रकार अभिकारक में जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिलाए हैं तो इनमें अभिकारक में कुछ ना कुछ तो ऊर्जा होगा ना। तो ये ऊर्जा जो है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, यदि अभिकारक की ऊर्जा अधिक है किससे? उत्पाद से। उत्पाद की ऊर्जा से, मतलब अभिकारक की ऊर्जा उत्पाद की ऊर्जा से क्या है? अधिक है। तो समझिए कि रासायनिक अभिक्रिया होगी।
यही रीजन है कि रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है। रासायनिक अभिक्रिया इसीलिए होती है कि जो हम जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं तो उसको हम बोलते हैं अभिकारक। ठीक, तो अभिकारक, यदि अभिकारक की ऊर्जा अधिक है किससे, उत्पाद की ऊर्जा से, तो वहां पर क्या होता है कि अभिक्रिया अभिक्रिया आपका क्या हो जाता है, अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए होती है। अभिक्रिया अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए होती है। क्लियर, समझ में आ गया ना। मतलब पूछा जाए रासायनिक अभिक्रिया आखिर क्यों होती है, क्या रीजन है, ये भी सिंपल सी बात है। जब आप दो या दो से अधिक पदार्थ मिलाएंगे तो उसकी ऊर्जा अधिक ही तो होगी, और जो उत्पाद होगा उसका ऊर्जा क्या हो जाएगा, कम होगा। यदि कम हो रहा उत्पाद की ऊर्जा, तब तो जानिए कि रासायनिक अभिक्रिया वहां पर अस्थायित्व होगी। वह अभिक्रिया क्या होगी, अस्थायित्व प्राप्त करने लगेगी। सिंपल समझ में आ गया ना। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अस्थायित्व अनुक्रमानुपाती 1/, ऊर्जा। इसका मतलब हुआ कि किसी वस्तु में ऊर्जा ज्यादा हो रही है तो अस्थायित्व तो क्या होगी, कम होगी। सिंपल सी बात है कि इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी वस्तु में ऊर्जा ज्यादा है तो अस्थायित्व क्या होगा, कम होगा। तो मुझे कहा गया कि अभिक्रिया अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए क्या होता है, तो वहां पर अभिकारक की ऊर्जा अधिक होनी चाहिए, उत्पाद की ऊर्जा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये रीजन था। ठीक है, क्लियर, समझ में आपको आ गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। क्या पढ़ेंगे, रासायनिक समीकरण। शॉर्ट स्क्रीन लेना तो ले लीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण क्या होता है, सिंपल जानिए। मान लीजिए हमने अभी पढ़ लिया रासायनिक अभिक्रिया। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को या किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के विवरण को, है ना, यदि हम छोटे रूप में कर दें, संक्षिप्त रूप में कर दें, तो वह क्या माना जाएगा, रासायनिक समीकरण माना जाएगा। देखिए किसी अभिक्रिया के विवरण को छोटे रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। कैसे, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा, मेथेन को वायु में दहन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड व जल बनता है। तो लिखा गया मेथेन को वायु में दहन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड व जल बनता है। तो ये जो है, ये शब्द क्या है, मतलब जो स्टेटमेंट, इस शब्दों के मेल से हमारा एक वाक्य बनता है। ये जो वाक्य दिया गया है, तो इस वाक्य को अगर हम इस वाक्य के, यानी जो वाक्य लिखा है, ये एक तरह से अभिक्रिया ही है। इस अभिक्रिया के विवरण को यदि हम छोटे रूप में लिख देना तो तुरंत क्या बन जाएगा, रासायनिक समीकरण बन जाएगा। देखिए कैसे, मेथेन, क्या लिखा है, मेथेन। तो मेथेन का फार्मूला क्या होता है, CH4 हो गया, प्लस अभी थोड़ी देर पहले बताया गया वायु को मतलब ऑक्सीजन O2 हो जाएगा। इसको क्या करना है, दहन करना है। क्या करना है, दहन। दहन का भी चिन्ह यही होता है, डेल्टा। ठीक, दहन करने पे क्या बन रहा है, आगे लिख भी दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2 प्लस जल का सूत्र होता है H2O। ठीक, तो यही हो गया। ये एक तरह से रासायनिक अभिक्रिया था। इस रासायनिक अभिक्रिया का जो ये रासायनिक अभिक्रिया, इस रासायनिक अभिक्रिया के विवरण को हम छोटे रूप में क्या कर दें, लिख दें। और वह छोटा रूप कब आएगा लिखने, जब आपको उसका अणुसूत्र और प्रतीक पता रहेगा तब। तो हमें तो यहाँ तो पता था कि मेथेन का अणुसूत्र होता है CH4, वायु का होता है O2 इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है, जल का H2O होता है। इस तरह से लिख देने पर इसी को बोलते हैं रासायनिक समीकरण। क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। अब ध्यान देना है कि जो रासायनिक समीकरण बना है यह आपका संतुलित है कि नहीं है। संतुलित कैसे पता करेंगे कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 और एक कितने हैं, 3 है। यही पता चल गया कि उत्पाद के तरफ ऑक्सीजन 3 और अभिकारक के तरफ उत्पाद कितना है, अभिकारक तरफ ऑक्सीजन कितना है, 2 है। तो जब बराबर नहीं है परमाणु की संख्या तो इसे बोला जाएगा असंतुलित, असंतुलित समीकरण, है ना। अब हमें
इन दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या को बराबर करना है। जैसे ही बराबर करेंगे तो हमारा हो जाएगा संतुलित। देखिए कैसे, यहां पर ऑक्सीजन कितना है, 2 है। इधर ऑक्सीजन कितना है, 2, और ऑक्सीजन कितना हो गया, 1। मतलब इधर 2 1 3 है, इधर 2 है। इधर कार्बन कितना है, 1। इधर कार्बन कितना है, 1। ये तो बराबर है। हाइड्रोजन कितना है, 4। इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है ना। तो बराबर तो है नहीं, हाइड्रोजन 4, इधर हाइड्रोजन 2, इधर ऑक्सीजन 2, इधर ऑक्सीजन 2 1 3, इधर कार्बन 1 कार्बन 1। तो कुछ तो बराबर है, कुछ तो बराबर नहीं है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, असंतुलित समीकरण। अब इसको संतुलित करना है तो देखिए कैसे हम कर रहे हैं। इधर हाइड्रोजन कितना है, 4, इधर हाइड्रोजन कितना है, 2। तो हम क्या करेंगे और कैसे बराबर करते हैं, हम समीकरण में देखेंगे कि कौन सा तत्व का परमाणु सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक किसका है, हाइड्रोजन का है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन को पकड़िए। तो हाइड्रोजन 4 है, इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो इसमें कितने से गुणा करें कि हमारा 4 बन जाए, तो 2 से करेंगे तो 2 दूना 4। कितने से गुणा किए हो आप, 2 किए हो। किस में किए हो, हाइड्रोजन में। तो हाइड्रोजन के आगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो गया। क्लियर। जब हाइड्रोजन बराबर हुआ तो ऑक्सीजन पहले 1 था, अब कितना ऑक्सीजन हो गया, 2 हो गया। तो 1 काट कर अब कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। क्लियर हो गया। अब ऑक्सीजन इधर हो गया 2 और 2 कितने हो गए, 4। इधर ऑक्सीजन कितना है, 2। तो इसमें 2 से क्या कर देंगे, गुणा। तो बन गया कितना, 4। तो यहाँ 2 से गुणा हुआ तो इसमें कितना गुणा कर देंगे, 2। देखिए सब बराबर हो गया कि नहीं हो गया, जरा मिलाइए। यहाँ पर कार्बन 1 कार्बन 1, ऑक्सीजन 2 दूना 4, ऑक्सीजन 2 इधर है 2 इधर है, 4 हो गए। हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4, बराबर हुआ कि नहीं हुआ। अब यह आपका संतुलित बन गया। कैसा समीकरण बन गया, संतुलित समीकरण बन गया। आया कि नहीं समझ में, कोई दिक्कत। लेकिन कुछ हमें और एक्स्ट्रा पढ़ना है रासायनिक समीकरण के बारे में। कभी कभी हेडिंग में पूछ लेता है प्रश्न में कि रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि बताइए। तो विधि तो लगभग वैसे भी जान गए हो कि कैसे लिखना है। ये जो आपका रासायनिक अभिक्रिया का विवरण दिया गया है, इसी विवरण को हम अणुसूत्र और प्रतीकों के द्वारा अगर प्रदर्शित कर देते हैं तो रासायनिक समीकरण बन जाता है। रासायनिक समीकरण बनने के बाद देखेंगे कि संतुलित है कि नहीं है। तो देखा गया तो असंतुलित था, फिर बाद में मैंने इसको बराबर करके क्या कर दिया, संतुलित कर दिया। क्लियर हो गया। तो लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि। नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे मैं बढ़ूं। नोट कर लीजिए। देखिए अब हमें पढ़ना है रासायनिक समीकरण को लिखने की क्या है, विधि है। मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया का जो विवरण था, उस विवरण को हमने संक्षिप्त और छोटे रूप में जब लिख दिया तो रासायनिक समीकरण तो बन गया। उस रासायनिक समीकरण को और लिखने की क्या क्या विधियां हैं, क्या क्या तरीका है, वो सब मुझे अच्छे प्रकार से जानकारी होना चाहिए। तब आपको माना जाएगा कि आपको रासायनिक समीकरण लिखने सही से आ रहा है। उसके कम से कम 6 से 7 पॉइंट हैं, वो 6 से 7 पॉइंट एकदम आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। जब आप किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो वाक्य लिखा है, उस वाक्य का, उस विवरण का जो लिखा हुआ है, उसको जब आप सूत्रों में और प्रतीकों से जब दर्शाएंगे ना, तो उसको अच्छी प्रकार से दर्शाने के लिए यहाँ पर 6-7 पॉइंट दिया गया है। अच्छे से देखिए। देखिए लिखा गया है रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण में, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण में लिखने के निम्न तथ्य की जानकारी होनी चाहिए। पहली जानकारी क्या है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक व उत्पाद का प्रतीक व सूत्र मालूम होना चाहिए, है ना। जैसे भी एग्जाम्पल दिया गया है कि मैग्नीशियम धातु को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है। तो मैंने तो शब्द बोल दिया ना, तो उसके बाद अभिकारक का और उत्पाद का आपको प्रतीक और सूत्र मालूम होना चाहिए। ठीक।
दूसरा नंबर है रासायनिक समीकरण में पदार्थ सदैव उनके आणविक रूप में लिखे जाते हैं। रासायनिक समीकरण में पदार्थ सदैव उनके आणविक रूप में लिखे जाते हैं। आणविक मतलब जो अणु रहेगा उसको अणु के रूप में, जो प्रतीक रहेगा उसे प्रतीक के रूप में। जैसे मान लीजिए आपके रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया के विवरण में हाइड्रोजन का नाम लिया है तो आप H नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? H2 लिखेंगे। आपके रासायनिक अभिक्रिया के विवरण में ऑक्सीजन है तो O नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? O2 लिखेंगे। यदि नाइट्रोजन है तो क्या लिखेंगे? N2 लिखेंगे। क्लोरीन लिखा है तो Cl2 लिखेंगे। ब्रोमीन लिखा है तो Br2 लिखेंगे। आयोडीन लिखा है तो I2 लिखेंगे। ये एकदम आप एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए कि जब हमें रासायनिक अभिक्रिया के विवरण में हाइड्रोजन लिखा है तो H2 लिखना है, ऑक्सीजन लिखा है तो O2 लिखना है, क्लोरीन लिखा है तो Cl2 लिखना है, ब्रोमीन लिखा है तो Br2 लिखना है, आयोडीन लिखा है तो I2 लिखना है। क्लियर हो गया ना? और ये जो 2 लिखा है इसको हम बोलते हैं द्विपरमाणुक। क्या बोलते हैं? द्विपरमाणुक। दो लगने की वजह से द्विपरमाणुक हो गया। इतना दिमाग में सेट रहेगा। आगे तीसरा नंबर है कि एक परमाणुक तत्व को रासायनिक समीकरण में प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। एक परमाणुक तत्व को रासायनिक समीकरण में प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। मतलब जो एक परमाणुक होते हैं, जो केवल एक ही परमाणु से रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा ले लेता है, उसे हम बोलते हैं एक परमाणुक तत्व। और एक परमाणुक तत्व का संकेत पता होना चाहिए। जैसे सोडियम है तो Na ही लिखा जाएगा, N2 नहीं लिखा जाएगा। ठीक है। फिर लिखा गया पोटेशियम को K ही लिखा जाएगा, K2 नहीं लिखा जाएगा। मैग्नीशियम है तो Mg ही लिखा जाएगा। जिंक है तो Zn लिखा जाएगा। आयरन है तो Fe लिखा जाएगा। कॉपर है तो क्या लिखेंगे? Cu ही लिखेंगे। कैल्शियम है तो Ca ही लिखेंगे। क्लियर? चौथी पॉइंट है अभिकारक व उत्पाद के बीच तीर लगाकर प्रदर्शित करते हैं। मतलब अभिकारक और उत्पाद, तो अभिकारक और उत्पाद के बीच में क्या लगता है? तीर का चिन्ह लगाइए या बराबर का चिन्ह लगाइए। ठीक, क्लियर हो गया ना? आगे है यदि अभिक्रिया उत्क्रमणीय है तो वहां पर इस तरह का चिन्ह लगता है। इस तरह का चिन्ह मतलब इसको उत्क्रमणीय बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हैवर विधि। कौन सा विधि? हैवर विधि के द्वारा यदि हम अमोनिया गैस बनाएं, किस विधि के द्वारा बोला जा रहा है? हैवर प्रक्रम। ठीक, हैवर प्रक्रम से यदि हम अमोनिया बनाए, अमोनिया गैस, तो ध्यान दीजिएगा अमोनिया गैस बनाने के लिए N2 चाहिए, नाइट्रोजन। देखो नाइट्रोजन का नाम आया ना तो N नहीं रहेगा, N2 रहेगा। प्लस हाइड्रोजन आया तो हाइड्रोजन H नहीं रहेगा, क्या रहेगा? H2 रहेगा। अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये दोनों यदि मिल जाएं, ये दोनों यदि क्या हो? मिल जाएं, तो मिलने पर सॉरी यहाँ पर हमको उत्क्रमणीय बताना है ना। चलिए अभी इसको बता रहे हैं। अमोनिया के जगह पर आप लिखेंगे हाइड्रोजन हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड को यदि लिखना है तो ध्यान दीजिएगा हाइड्रोजन आयोडाइड। अब हाइड्रोजन आयोडाइड का फार्मूला क्या होता है पहले ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोजन आयोडाइड में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर हाइड्रोजन ले लेंगे। तो हाइड्रोजन को हम भी बताएं ना, हाइड्रोजन हमेशा कैसा लिखा जाएगा? H2 प्लस आयोडाइड लिखा है तो लिखेंगे I2।
ठीक, इक्वल टू बनेगा HI, हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन के आगे 2 लगा देंगे तो बराबर दोनों हो गए। ठीक, अब यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडीन दोनों मिलाएंगे तो बनेगा हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाएगा। लेकिन फिर हाइड्रोजन आयोडाइड से आप फिर हाइड्रोजन और आयोडीन को अलग कर सकते हैं, तो यहाँ पर कैसा चिन्ह लगेगा? उत्क्रमणीय का चिन्ह लगेगा। आई होप आपको समझ में आ गया। जैसे मैंने बोला था बर्फ से पानी, तो पानी से फिर क्या बनेगा? बर्फ। तो वहां पर जो होता है कि मूल मतलब पहले बर्फ था, बर्फ से पानी बना, पानी से बर्फ बना, इस तरह की जहां घटना घटित होगी वहां पर इस चिन्ह को हम बोलते हैं उत्क्रमणीय चिन्ह। क्या बोलते हैं? उत्क्रमणीय चिन्ह बोलते हैं। क्लियर, समझ में आया ना? अच्छा, आगे दिया है रासायनिक समीकरण को सूचनात्मक बताना चाहिए, यानी सूचनात्मक होना चाहिए या बताना चाहिए। सूचनात्मक मतलब जैसे ठोस है तो क्या है? यस, द्रव है तो यल, गैस है तो जी, जली विलयन है तो AQ, अवक्षेप है तो तीर नीचे रहेगा, गैस मुक्त हो रहा तो तीर ऊपर रहेगा, गर्म करना या उष्मा रहेगा तो डेल्टा से बोध करेंगे। किससे बोध करेंगे? डेल्टा से बोध करेंगे। ठीक है, कैसे? देखिए ये जो समीकरण लिखा गया है, हाइड्रोजन गैस है, इसको और अधिक सृजनात्मक बनाने के लिए इसके नीचे ऐसे जी लिख देंगे। क्या लिख देंगे? जी। और ये जो आयोडीन है ये भी क्या है? गैस के रूप में ही है। ठीक, आगे जो बना भी है वो भी क्या है? गैस का ही रूप है। तो ये हो गया अधिक सृजनात्मक हो गया। इसलिए रासायनिक समीकरण को सूचनात्मक बताना चाहिए कि यह कौन सा चीज है, ऐसे दर्शाना चाहिए। आगे कह रहा है कि अभिक्रिया की परिस्थिति ताप, दाब एवं उत्प्रेरक तीर के ऊपर व नीचे लिखना चाहिए। अब यहां समझिए कि अभिक्रिया की जो परिस्थिति होती है कि वो ताप में है कि दाब पे है कि उत्प्रेरक है, तो ऐसी कंडीशन में तीर के ऊपर व नीचे लिखना चाहिए। कैसे? मैंने बोला कि हाइवर विधि से। किस विधि से? हाइवर प्रक्रम है। कैसा प्रक्रम है? हाइवर। हाइवर प्रक्रम से यदि आप अमोनिया बनाइए, क्या बनाइए? अमोनिया। तो हाइवर प्रक्रम से अमोनिया बनाने के लिए हमें चाहिए नाइट्रोजन। लेकिन नाइट्रोजन का नाम लिया हूं तो नाइट्रोजन क्या होगा? N2 होगा। ठीक, हाइड्रोजन का नाम लिया हूं तो क्या होगा? H2 होगा। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर बनाता है अमोनिया। अमोनिया का सूत्र होता है NH3। क्या होता है? NH3 होगा, और NH3 ये आपका हो गया अमोनिया। अब हमें इसे सृजनात्मक करना है, तो सृजनात्मक ये कहता है कि इसे सूचनात्मक, नाइट्रोजन क्या है? गैस, तो जी लिख देंगे। हाइड्रोजन क्या है? गैस, जी लिख देंगे। अमोनिया बना तो क्या है? गैस, जी लिख देंगे। अब जरा बराबर देखिए, नाइट्रोजन 2 है, यहाँ नाइट्रोजन 1 है, इसके आगे कितना लिख देंगे? 2, बराबर हो गया। अब हाइड्रोजन 2 तिया 6 हो गया, तो इसके आगे 3 लिख देंगे, ये बराबर हो गया। अब हमें यहाँ बोला था अभिक्रिया की परिस्थितियां ताप, दाब एवं उत्प्रेरक तीर के ऊपर, तो तीर के ऊपर व नीचे लिखा जाना चाहिए। तो हाइवर प्रक्रम या हाइवर विधि से जब अमोनिया बनाते हैं तो इसमें 200 वायुमंडली 200 वायुमंडल, कितना मंडल? 200 वायुमंडल का दाब लगेगा, और इस पर उत्प्रेरक जो होता है वह उत्प्रेरक होगा 500 डिग्री फेरस की चूड़ पर। फेरस की क्या है? चूड़ है। तो फेरस की चूड़, ये सब उत्प्रेरक होते हैं। उत्प्रेरक हमेशा तीर के ऊपर या क्या होते हैं? नीचे होते हैं। इस तरह से हम बोल सकते हैं अभिक्रिया की परिस्थिति दाब, ताप एवं उत्प्रेरक तीर के ऊपर व नीचे लिखना चाहिए। ठीक, आगे कह रहा कि मुक्त उष्मा तथा मुक्त उष्मा को प्लस के चिन्ह से और अवशोषित उष्मा को क्या? माइनस के चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गया रासायनिक समीकरण को लिखने की क्या हो गई? विधियां हो गई। अब जानते हैं इतना अगर बढ़िया से तैयार है तो रासायनिक समीकरण आप अच्छे से दर्शा ले जाएंगे और अच्छे से उसको संक्षिप्त में बोध कर ले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह हमने क्या समझ गया? रासायनिक समीकरण को लिखने की विधियां। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि आपको समझ में नहीं आवे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए कि ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया है, तो मैं पुनः उसको अलग से वीडियो बनाकर आपको समझा दूंगा। ठीक है, ये हो गया मेरा रासायनिक समीकरण। अब इसके बाद आते हैं हम लोग संतुलित समीकरण। शॉर्ट स्क्रीन लेना है तो ले लीजिए इसको।
और लिख लीजिए इसको। देखिए लिखा हुआ है संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हम पढ़ेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। हमने समीकरण तो पढ़ लिया। तो कोई भी रासायनिक समीकरण होता है, उस रासायनिक समीकरण के दोनों ओर या दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व की परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, तो उसे कहते हैं रासायनिक संतुलित समीकरण। ठीक है। अब देखिए रासायनिक समीकरण, तो रासायनिक समीकरण के दोनों ओर मतलब एक उत्पाद और एक अभिकारक, एक राइट हैंड साइड और एक लेफ्ट हैंड साइड कि दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणु की संख्या क्या होना चाहिए, बराबर होने को हम लोग क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक। और ये जो संतुलित रासायनिक समीकरण होता है, ये बताया गया है द्रव्य अविनाशिता के नियम पर। किस पे बताया गया है, द्रव्य की अविनाशिता के नियम। चलिए, द्रव्य की अविनाशिता के नियम क्या कहता है कि द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न तो नष्ट किया जा सकता है। कहने का मतलब हुआ कि न तो कोई परमाणु नष्ट होती है और न तो कोई परमाणु उत्पन्न होती है। इसी घटना को हम बोलते हैं द्रव्य की अविनाशिता का नियम। और द्रव्य की अविनाशिता के नियम के आधार पर बोला गया है कि कोई भी समीकरण होती है, उस समीकरण के दोनों पक्षों में जो प्रत्येक तत्व होते हैं, उस प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। तो वह किस नियम पर फॉलो करता है, द्रव्य की अविनाशिता के नियम पर करता है। जैसे एग्जांपल मैंने ले लिया यहां पर CH4 प्लस O2 इक्वल टू H2O प्लस CO2 बन गए यहां पर। अब यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि मीथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाया गया तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या बना है, जल बना है। अब हम ये देखें कि बराबर है कि नहीं, ये तो संतुलित करना है ना मुझे। तो जब तक संतुलित नहीं है तब तक इसका नाम है कंकाल समीकरण। कैसा समीकरण है, कंकाल समीकरण। इसी को हम बोलेंगे असंतुलित समीकरण और इसी को बोलेंगे ढांचा समीकरण। ढांचा समीकरण क्लियर हो गया ना। अब ढांचा समीकरण हो गया। अब कंकाल समीकरण या असंतुलित या ढांचा समीकरण को संतुलित करना है तो सिंपल सी बात है। तो अभी हमने बोला कि कार्बन की संख्या कितनी है, 1, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 4, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 2, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन यहाँ पर 1, इधर ऑक्सीजन कितना है 2 और कार्बन कितना है 1 है। तो कार्बन बराबर है। ठीक। अब यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ पर मेरे पास हाइड्रोजन कितना है 2, इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4। इसका मतलब यहाँ 2 से गुणा हो गया। और जैसे 2 से गुणा हुआ तो यहाँ ऑक्सीजन 1 था तो ऑक्सीजन कितना बन गया, अब 2 बन गया। अब 2 2 कितने हो गए, 4 हो गए। अब ऑक्सीजन में 2 से गुणा कर दीजिए, कितना हो गया 2 हो गया। सब बराबर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हुआ ना। तो इसको हम बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। लेकिन संतुलित रासायनिक समीकरण को बराबर करने के लिए दोनों पक्षों में हम लोगों को कुछ रूल और नियम जानकारी लेना चाहिए। देखिए ये हो गया अभिकारक और ये हो गया उत्पाद। ठीक। तो मैंने यहीं पर लिखा कि समीकरण के दोनों पक्ष, तो दोनों पक्ष का मतलब ये हो गया राइट हैंड साइड और ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। दोनों ओर मतलब तीर के दोनों ओर, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। मैं कह रहा कि प्रत्येक तत्व, तो प्रत्येक तत्व मतलब एक एक तत्व का, देखिए एक एक तत्व का परमाणु की संख्या क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसी को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं कि कैसे हम बराबर करेंगे, तो सबसे आसान तरीका उनके लिए यही होता है कि एक एक तत्व का ऐसे अंक नोट कर लें, पता चल जाएगा कौन किस में कमी है। इधर कमी है तो इधर गुणा करिए, उधर कमी है तो उधर गुणा कीजिए। ठीक है ना। और नोट में बता देता हूं कि सबसे पहले कैसे बराबर करना चाहिए। ठीक है, नोट में यह है कि सबसे पहले अधिकतम
परमाणु संख्या वाले तत्व को संतुलित करते हैं तब शेष तत्वों को। समझ में आ गया? मतलब अगर किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है तो सबसे पहले अधिकतम परमाणु वाले संख्या यानी परमाणु संख्या वाले तत्व को संतुलित करते हैं। अधिकतम मतलब देखिए हाइड्रोजन सबसे अधिक था, सबसे पहले हाइड्रोजन को बराबर कर लो, उसके बाद धीरे धीरे जो तत्व है उसको बराबर कर लेंगे। ठीक है ना? तो समझ में आया कि नहीं आया संतुलित समीकरण? ठीक, अब इस पर हम कुछ आपको न्यूमेरिकल देते हैं, मतलब न्यूमेरिकल इस पर एग्जाम्पल देते हैं कि देखिए कैसे हम लोग हल करते हैं। शॉर्ट स्क्रीन लेना तो ले लीजिए इसको। चलिए देखिए एग्जाम्पल में हम उठाते हैं प्रश्न है निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, ऐसा कह दिया गया है। अब हम यहाँ पर नोट करते हैं HNO3 प्लस COH का होल ट्वाइज इक्वल टू CaNO3 का होल ट्वाइज प्लस H2O। देखिए ये हमारे सामने 4 प्रश्न दिए गए हैं, मतलब इसको बोला जाता है ढांचा समीकरण या असंतुलित समीकरण। तो निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, मुझे संतुलित करना। 4 क्वेश्चन है और 4 क्वेश्चन है और चारों क्वेश्चन को आसानी से चलिए हम लोग करते हैं। मैंने बोला कि सबसे पहले अधिक परमाणु वाले संख्या को पकड़ेंगे, तो बारी बारी से नोट करिए। देखिए कितना है यहाँ पर, इसको दोनों तरफ सिद्ध करना है तो कैसे करना है। बराबर हाइड्रोजन इधर कितना है, ध्यान से बस देखिएगा, हाइड्रोजन 1, इसमें हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन के बाहर कितना है 2, तो 2 मानिएगा इसको। पहले तो पढ़ लीजिए HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइज पढ़ेंगे। क्यों होल पढ़ेंगे? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के बाहर भी 2 माना जाएगा और हाइड्रोजन को भी 2 माना जाएगा, इसलिए ये होल माना जाएगा। पढ़िए कैसे बोलेंगे, HNO3 प्लस COH का होल ट्वाइज, CaOH का होल ट्वाइज इक्वल टू CaNO3 का होल ट्वाइज प्लस H2O। पढ़ लिए ना? अब बारी बारी से पहले अभिकारक को सब नोट कर लीजिए। इधर हाइड्रोजन 1, इसमें हाइड्रोजन 2, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3, इसमें देखिए कैल्शियम, इसमें देखिए हाइड्रोजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया और कैल्शियम जो है 1 हो गया। क्लियर हो गया? इसी तरह इधर भी करिए, कैल्शियम हो गया 1, नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन के बाहर 2 और ऑक्सीजन, अब यहाँ ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन कुछ बच्चे बाहर देखेंगे 2 है ना, 2 नहीं, यहाँ ऑक्सीजन 3 है, तो 3 दूना 6, जैसे ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 3 दूना 6, ऑक्सीजन 6 हो गया। इसमें हाइड्रोजन आपका है 2 और ऑक्सीजन है 1। अब देखिए मैंने बोला कि बैलेंस करने के लिए आपको बोला गया है कि सबसे अधिक जो परमाणु संख्या वाला होता है उसी को पकड़िए। तो सबसे अधिक कौन है इसमें, सबसे अधिक देखिए कौन है इसमें,
नहीं पता चला? सबसे अधिक यहाँ पर है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इधर देखिए 6 और 1 कितने हैं 7, इधर देखिए 3 और 2 कितने हैं 5 हैं। तो कैसे क्या किया जाए कि बराबर हो जाए? तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कि ऑक्सीजन यहाँ पर 6 है और यहाँ ऑक्सीजन कितना है 3। तो 3 में कितने से गुणा कर दें? 2 से गुणा कर दें तो 3 दूना 6 हो गया। तो 2 से गुणा किए हैं ऑक्सीजन में, वो भी इसमें किए हैं, तो 2 से यहाँ पर आगे 2 गुणा हो गया। लेकिन जैसे ऑक्सीजन बराबर हुआ 3 दूना 6 हुआ है ना, तो 2 हाइड्रोजन पहले 1 था, अब हाइड्रोजन कितना हो गया? अब हाइड्रोजन आपका हो गया 2। कितना हो गया? 2 हो गया। मतलब ऑक्सीजन बराबर करने किए हैं तो हाइड्रोजन का मान बढ़ गया, तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 हो गया। तो नाइट्रोजन 1 था, अब कितना हो गया? 2 हो गया। क्लियर हो गया? अब इधर ध्यान दीजिएगा कि ऑक्सीजन यहाँ पर 6 और 2 कितने बन गए? अब 8। इधर 6 पहले से था, इधर हम ऑक्सीजन में 2 से गुणा कर देंगे तो हो गया कितना? 2 1 कम 2, तो 2 और 6 कितना हो गया? 8। तो 2 से गुणा इसमें हुआ है, अब हो गया। अब ऑक्सीजन 2 नहीं रहा, अब 2 दूना अब 4 रहा, अब ये 4 हाइड्रोजन हो गया और 4 हाइड्रोजन इधर हुआ और इधर हाइड्रोजन देखिए 2 और 2 हाइड्रोजन इधर है, 2 2 कितने हो गए? 4। अब मिला लीजिए, सब बैलेंस हो गया। देखो कैसे हाइड्रोजन अब 1 नहीं बोलेंगे यहाँ पर, हाइड्रोजन अब 2 है, हाइड्रोजन 2 है, 2 2 कितने हो गए? 4। इधर हाइड्रोजन कितना हो गया? 4। ठीक, नाइट्रोजन 2 था यहाँ पर, अब 1 नहीं रहा, अब क्या होगा? 2। यहाँ नाइट्रोजन के बाहर कितना है? 2, ये भी बराबर। ट्रिक लगा दीजिए, हाइड्रोजन बराबर हो गया, नाइट्रोजन बराबर हो गया, इधर भी हाइड्रोजन बराबर और नाइट्रोजन बराबर। ऑक्सीजन मिलाइए, 6 2 कितने हो गए? 8। इधर देखिए 6 2 8, सब बराबर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत इसमें? कैल्शियम 1 था, कैल्शियम 1 है। इस तरह आपको ऐसे दूसरा, तीसरा और चौथा करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार हमें रासायनिक अभिक्रियाओं का जो समीकरण है, उस समीकरण को कैसे संतुलित करना है। ठीक, तो ये होमवर्क में दिया हूँ, इसको करके कमेंट में आप जरूर बताइएगा। ठीक है, अब अगले वीडियो में मैं आपको रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार बताऊंगा। कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर करें। हाँ, और मेरे चैनल को आप यदि सब्सक्राइब नहीं करना चाहते तो मत कीजिए, लेकिन लाइक और कमेंट जरूर करें ताकि लगे कि मेरा वीडियो आप लोग पसंद कर रहे हैं। क्योंकि मैं आपको रिक्वेस्ट नहीं करूँगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। बहुत सारे लोग देखे हैं सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब करते हैं, तो इससे क्या उनको फ़ायदा मिल रहा है? अगर एक आपके द्वारा लाइक मिल जा रहा है, एक सब्सक्राइब हो जा रहा है, तो उससे आपकी क्या नुकसान हो जा रही है? इतना आपको द्वेष, इतना आपको जलन कि सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब कर दे रहे हैं। ये तो मानवता और इंसानियत का हनन हो रहा है। अब जैसी सोच, मैं तो कभी नहीं कहूँगा अब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, 2 2 3 3 घंटे लग जाते हैं।